हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज का वीडियो हमारा आंसर की को लेकर है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस पेपर 2 की आंसर की, जो आपका मॉर्निंग शिफ्ट में अभी पेपर हुआ है। तो चलिए आइए साइंस साइंस की आंसर की डिस्कस करते हैं। देखिए, थोड़े क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, मीन्स कि आपका जो मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर्स बताऊंगी, हो सकता है फाइनल आंसर की में कुछ मिसमैच आए, तो इसको दिल पर मत ले लीजिएगा, क्योंकि ये हमेशा ही होता है सब टीचर्स के साथ। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, जिससे कि मुझे भी खुशी होगी और आपको कितनी हेल्प मिली इस चैनल के थ्रू। जो भी हमने सीखा है, जो भी हमने एक दूसरे से सीखा है, उससे आपको कितनी हेल्प मिली, तो ये भी आप थोड़ा बताइएगा इसमें। तो मुझे फीडबैक मिलेगा, उस हिसाब से मैं अपना फर्दर अपने चीज़ों को प्लान करूँगी। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन-सा ऐसा आपको पादप की रोग बताना है जो कि आपका जीवाणु द्वारा होता है। मतलब कि जो बैक्टीरियल डिज़ीज़ आपको बतानी है, तो आपका क्या हो जाएगा? तो इसका क्या रस्ट ऑफ व्हीट है, सिट्रस कैंकर है या येलो मोज़ेक ऑफ भिंडी है? तो रस्ट ऑफ व्हीट आपकी ये तो नहीं हो जाएगी। फिर येलो मोज़ेक आपका हो जाता है ये वायरल डिज़ीज़ है। फिर सिट्रस कैंकर तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी ठीक है। तो इसके हिसाब से इसमें आप चेक करेंगे तो ओनली बी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, और ये वाला क्वेश्चन हमने करा था जब हमने अपनी बायो के सेक्शन जो इम्पोर्टेंट क्लासेस जो मैंने चलाई थी, उसमें ये हम कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। चलिए, अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट का चयन करना है, जो कि पहला स्टेटमेंट कहता है कि तथ्य एक अवलोकन है जिसे समरोपरि बारंबार सही पाया जाता है। तो अ फैक्ट इज अ ऑब्जर्वेशन दैट हैज रिपीटेडली बीन फाउंड टू बी ट्रू ओवर टाइम। तो ये बात तो सही है कि आपका फैक्ट एक ऑब्जर्वेशन है, मतलब आप अगर आपको कोई भी चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, अब उस ऑब्जर्व करने के बाद, और वो एक बार तो ऑब्जर्वेशन होता नहीं है, आप उसका अवलोकन बार बार करते हैं, निरंतर करते हैं, तो वो एक फैक्ट बन जाता है। तो ये ऑप्शन आपका फर्स्ट तो ठीक हो रहा है। फिर लॉ इज अ थ्योरी, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आपका थ्योरी लॉ होता है पर लॉ एक थ्योरी नहीं होता है। तो इसको उन्होंने उल्टा दे दिया है, तो उसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ओनली ए वाला आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका डिटेल एनालिसिस, डिटेल में इसको पूरा प्रॉपर समझाने वाला मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। अभी आपको की देखनी है, तो आप थोड़ा जल्दी-जल्दी स्पीड में हम देखेंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन 63rd क्वेश्चन है। इसमें आपको कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है, जिसमें आपको अलैंगिक प्रजनन के बारे में, जनन के बारे में बताना है। आप कैसे जान सकते हैं? आप इसको 1-2 भी जानते होंगे ना, तो भी आप इस आंसर पे पहुँच गए ही होंगे। जैसे यीस्ट आपको पता है कि बडिंग के थ्रू होता है, स्पाइरोगेरा जो एल्गी होता है, ये फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है, और रोज़ की कटिंग आपने घर में लगाई होगी पौधों में, तो ये आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू होता है। और आपका फर्न बचा, तो फर्न पॉलिनेशन से तो होगा नहीं, तो फर्न बन जाएगा स्पोर फॉर्मेशन से। इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 64 है हमारा। अब आपको बताना है कि एक बहुत सूटेबल स्ट्रैटेजी क्या होगी एक अपर प्राइमरी स्टेज पे, जब आपको बच्चों को डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में बताना है। तो क्या आप उनको सिर्फ कॉमन ह्यूमन डिजीजेस के नाम बता देंगे, उसके बारे में डिस्कस कर देंगे, तो अच्छा तरीका है? या आप उनको एक डिस्कशन डिफाइन करेंगे कि इसमें बैलेंस डाइट के बारे में आप डिफाइन करते हुए चलेंगे और कॉन्सेप्ट बता देंगे डेफिशिएंसी की क्या कमी, या किस कमी से किस रोग के बारे में? क्या ये अच्छा तरीका है? तो ये दोनों तो अच्छे तरीके नहीं माने जाएंगे। फिर क्या आप अरेंज करेंगे डॉक्टर को प्रिस्क्रिप्शन पर्टेनिंग टू अ डेफिशिएंसी डिजीज, मतलब आप अभाव अभावजन्य रोग से संबंधित डॉक्टर के प्रदेशन की व्यवस्था कर उस पर चर्चा करेंगे। तो हाँ, ये उपयुक्त उत्तर हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को अरेंज किया और उसके बाद बच्चों को समझाया कि देखो ये डेफिशिएंसी डिजीजेस है और इस कारण से इस खाने की कमी से हो रहा है। फिर या चौथा ऑप्शन की लिस्ट द वेरियस न्यूट्रिएंट्स एंड फंक्शन दे परफॉर्म, तो ये तो गलत उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेपर आपका बहुत आसान भी नहीं था, तो बहुत टफ भी नहीं था। इसमें अगर आप अच्छे से आपने किया होगा, तो आप 24 तो आप मिनिमम स्कोर कर ही सकते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट सूटेबल स्ट्रैटेजी फॉर इंट्रोड्यूसिंग द स्टूडेंट टू द कांसेप्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब आपको बच्चों को केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताना है, तो की अवधारणाओं से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी उपयुक्त रणनीति आप लेंगे? तो क्या उनको आप खुद ये सब क्वेश्चन जो आपको आए हैं ना ये वाले, ये सब बहुत आसान से आए हैं, तो आपके सही हुए होंगे, इतना मुझे विश्वास है अब मेरे सारे बच्चों के ऊपर। होल्ड अ डिस्कशन ऑन केमिकल रिएक्शंस व्हिच स्टूडेंट्स आर लाइकली टू हैव ऑब्जर्व्ड इन, कि अब आप उनको सिर्फ डिस्कशन कराते रहेंगे, ये तो एक गलत स्ट्रैटेजी हो जाएगी। नहीं, ये आपका सही होगा। क्यों? क्योंकि आपने उनको ऑब्जर्व कराया, ये आपका सही हो जाएगा। जस्ट अ सेकंड।
ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसलिए सही होगा क्योंकि इसमें आपने डिस्कस ऑब्जर्व करवाया उनकी लाइफ के, मतलब आपने रियल लाइफ सिचुएशन में उनको चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए कहा। तो ये आपका सही उत्तर होगा। इसमें आप देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस को भी। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब उनको कंसेप्ट ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताएंगे तो ये तो भाई वो समझ नहीं पाएंगे फिर रिएक्शंस को, और इसमें इसका कोई मतलब भी नहीं है। फिर राइट द केमिकल इक्वेशन एंड सिंबॉलिक फॉर्म, इससे भी कोई उनको ये तो सिर्फ आपका एक तरह से सिर्फ आप सिर्फ बता रहे हैं कि ये चीजें होती हैं, उससे बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है उन्हें। फिर डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन, तो ये भी नहीं होगा। अब आपको ए वाले ऑप्शन से आप इसको रियल लाइफ सिचुएशन से बच्चे को जोड़ के देख रहे हैं, तो आपका ए वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड इन द एयर, अब एक बॉल को हवा में ऊपर की ओर फेंका गया और वह अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के तत्पश्चात फेंकने वाले के पास वापस आ गई। तो अब आपको क्या बताना है, इसमें गेंद में ऊपरमुखी और अधोमुखी गति चाल के समय निम्नलिखित में से कौन सी राशियां समान होंगी। मतलब आपको विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव द सेम वैल्यू ड्यूरिंग द अपवर्ड, आपने ऊपर फेंका और फिर वो नीचे आ गई। तो ऊपर फेंक रहे हैं तो ये अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है, और नीचे आ रही है तो ये ग्रेविटी के साथ आ रही है। तो इसकी मैं अगर एक्सीलरेशन की बात करूँ तो पॉजिटिव हो जाएगा, और एक्सीलरेशन की बात करूँ तो इधर नेगेटिव हो जाएगा। पर आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, जो गुरुत्व का बल है, ये आपका दोनों में समान लगेगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखने में बहुत ही टिपिकल लगा होगा, पर आपने इसे थोड़ा सा लॉजिक लगाया होगा तो आपको ये समझ में आया होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर भी जा रहा है और कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे भी आ रहा है तो उसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो लगती ही लगती है। तो उसके हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल रीजन बिहाइंड न्यूटन थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। अब आपको बताना है कि न्यूटन गुरुत्व आकर्षण के सिद्धांत में उत्कृष्ट सिद्धांत मानने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है। अब आपको मतलब आपके ने जो न्यूटन का लॉ एक्सेप्ट किया, ग्रेविटेशन का लॉ, तो उसको एक्सेप्ट करने के पीछे आपके क्या रीजंस होंगे। तो देख लेते हैं। क्या ये it has been it has been developed over a long period of time, ये बहुत मतलब बहुत समय तक ये कार्य करते रहे तब ये लॉ बना। इट एक्सप्लेन्स लार्जर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय मेकिंग फ्यूअर एजम्पशंस, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा कि फ्यूअर एजम्पशंस तो नहीं लगे होते हैं। मतलब अ, यह कम धारणाएं बनाकर बड़ी संख्या में प्रेक्षित की व्याख्या करता है, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि फ्यूअर तो नहीं, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन एजम्पशंस लगते हैं। इट हैज अराइव्ड एट आफ्टर थॉरो एक्सपेरिमेंटेशन, देखते हैं। फिर इट हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड यूजिंग द प्रिसाइज लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स का तो इसमें ऐसा कोई यूज़ उनका दिख नहीं रहा है। फिर अब हमारे पास बचा है ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर देख लेते हैं, इट हैज़ बीन डेवलप्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अब ये बहुत लंबे समय के बाद ये लॉ आया निकल के, तो ये कोई रीज़न नहीं है कि इनके रीज़न को एक्सेप्टेंस मिली थी। पर जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि इस पर पूर्ण प्रयोग के पश्चात ही पहुँचा गया, मतलब कि बहुत ज़्यादा इस पे प्रयोग किए गए, उस प्रयोग के बाद ये एक कंक्लूजन पर निकले थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट, आपको एक टेक्स्ट पढ़ना है। व्हेन अ नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड इज ब्रॉट नियर एन अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट, electroscope, the electroscope leaves move further apart, या अब आपको इसमें देखिए क्या बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान सा है, बहुत ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है कि आपको ये अबव 3 स्टेटमेंट हैं, ये क्या बता रही हैं। तो अब देख लेते हैं। पहला, द इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स मूव फर्दर अपार्ट, जैसे ही आपने एक नेगेटिवली चार्ज एक रॉड थी जो कि आपकी कैसी थी, नेगेटिवली चार्ज थी, ठीक है। उस नेगेटिवली चार्ज रॉड को आपने एक अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास आप लेकर आए, ठीक है। द इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स मूव फर्दर अपार्ट, अब आपने इसको क्या देखा पहले ऑप्शन में कि ये क्या हो गई, इसकी वजह से ये दूर भाग गया। तो ये आपने क्या किया, एक तरह से ये आपने क्या निष्कर्ष निकाला, नहीं, ये आपने क्या किया, ये आपने ऑब्जर्व किया। तो मतलब पहला वाला तो आपका ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है, पहला वाला ऑब्जर्वेशन हो गया। बोथ इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स एक्वायर सिमिलर चार्जेस, अब ये दोनों ने क्या कर लिए, इसमें सिमिलर चार्जेस आ गए। तो ये भी क्या है, ये भी आपने तो ऑब्जर्व ही तो किया कि ये आपने किसके ऊपर क्या हो गया, नेगेटिव सिमिलर चार्जेस आ गए। फिर द नेगेटिव चार्जेस पास ऑन टू द इलेक्ट्रोस्कोप कॉजिंग इट लीव्स टू मूव फर्दर अपार्ट, ये जो सी वाला ऑप्शन है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, इन्फेरेंस हो जाएगा। इसके हिसाब से ए और बी तो आपने ऑब्जर्व ऑब्जर्व किया, और सी आपका क्या हो गया, एक तरह से निष्कर्ष निकला कि नेगेटिव चार्जेस पास ऑन टू द, क्या आपने निष्कर्ष निकाला कि नेगेटिव चार्ज जो है वो पास हो जाते हैं इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर जब आप उनको, और इसकी वजह से वो क्या है, वो दूर दूर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से निष्कर्ष हो गया, और ये दोनों आपके ऑब्जर्वेशन हो गए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 68 69 क्वेश्चन।
ये जो चार्ज और अनचार्ज वाले जो ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चंस थे, ये तो हमने करे थे, पर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हमने करे थे, पर इसमें आपका पेडागॉजिकल वे को उसमें इंक्लूड करके दे दे दिया क्वेश्चन, ठीक है? तो बात वही है, चीज़ें हमने निष्कर्ष और ऑब्जर्वेशन ये सब हमने कई बार, इन्फेरेंस ये सब हमने कई बार पढ़े हैं, तो आपने करा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन तो कितनी बार मैंने आपको अलग से भी न्यूमेरिकल जब बोर्ड पे समझाए थे, तो भी मैंने बताया था। तो एक कोई भी 500 ग्राम का एक ऑब्जेक्ट है, बॉक्स है, जो हॉरिज़ॉन्टली ऐसे टेबल पे पड़ा हुआ है। एक मान लीजिए टेबल है, इस पे ये पड़ा हुआ है। अब इसमें ये 500 ग्राम दे दे, चाहे 1000 ग्राम दे दे, चाहे 1 लाख ग्राम दे दे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये पड़ा हुआ है। जब पड़ा हुआ है इसका मतलब ये रेस्ट पोज़ीशन पे है। अब आपको बताना है कि इस पे कौन-सी तरह की फ़ोर्स लग रही है। तो आपने पढ़ा था कि आप ये कि एक क्या लगेगी फ़ोर्स, ग्रेविटी वाली लगेगी, ग्रेविटेशनल फ़ोर्स, और उसके ऊपर कौन-सी लग जाएगी यहाँ से, ये आपकी नॉर्मल फ़ोर्स लग जाएगी। इसकी इन दोनों की ये दोनों फ़ोर्स क्या है, इक्वल हो जाएँगी अपोज़िट डायरेक्शन में। तो इसकी वजह से क्या है, एक तरह से बैलेंस्ड फ़ोर्स आपको देखने को मिलेगी। तो बस, तो आपको ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि अ पेयर ऑफ बैलेंस्ड फ़ोर्स एक्ट्स ऑन इट। बाकी कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंडिकेटिव ऑफ हाइपोथेसाइजिंग स्किल्स। आपका क्या ये बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन-सा परिकल्पना करने के कौशल का निर्देशक नहीं है? कौन-सा नहीं है आपको पूछ रहा है, तो देख लेते हैं। फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चंस व्हिच लीड टू इंक्वायरी, ऐसे क्वेश्चंस पूछना होता है, बनाना होता है जो कि एक इंक्वायरी की तरफ लेकर जाए, तो ये तो होता है एक तरह से हाइपोथेसाइजिंग का। ठीक है, फिर अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशंस, अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशंस और रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ सम प्रिंसिपल्स। अब आपको क्या करना है कि कुछ सिद्धांतों के विषय में अवलोकनों तथा संबंधों की व्याख्या करने का प्रयास करना, तो ये भी होता है, तो ये भी नहीं होगा इसका उत्तर। किसी प्रयोग के लिए चरों की पहचान करना, आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स फॉर एन एक्सपेरिमेंट। तो आपको हाइपोथेसाइज करना है, आपको क्या करना है कि आप परिकल्पना करनी है, तो उसमें आप आप वेरिएबल्स का आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे। आप वेरिएबल्स को, अगर आपके पास जो वेरिएबल है उसको आप क्या करेंगे, उसको आप यूज़ करेंगे, उसको आप आइडेंटिफ़ाई नहीं, आप उसको चुनेंगे नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगी। आपका हाइपोथेसाइजिंग में आप वेरिएबल्स को आइडेंटिफ़ाई करने नहीं बैठ जाएँगे। आप उसकी क्या करेंगे, यूजिंग सेंसेस टू गैदर इन्फॉर्मेशन, तो ये बात ठीक हो जाएगी। फिर अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशंस और रिलेशनशिप्स इन टर्म ऑफ सम प्रिंसिपल, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीड डिस्पर्सल मे बी सेड टू हेल्प द प्लांट्स इन ऑल द फॉलोइंग एक्सपर्ट, कि सीड डिस्पर्सल कहा जा सकता है कि निम्नलिखित में से सभी में बीज प्रकीर्णन ने पादपों को लाभ पहुंचाता है सिवाय। अब आप सीड डिस्पर्सल क्या है, एक तरह से हेल्प करता है, एक्सेप्ट किस चीज में सीड डिस्पर्सल हेल्प नहीं करता है, तो क्या चीज हो जाएगी, क्या प्रोड्यूस करेगा न्यू वैरायटी। आप खुद सोचिए, आप अगर गेहूं का सीड गेहूं का सीड आप क्या कर रहे हैं, गेहूँ का सीड आप फेंक रहे हैं, डिस्पर्स कर रहे हैं हाथ से, तो क्या आप इसकी जगह चावल का खेत उगाएगा, चावल का पूरी फसल आ जाएगी। तो ये प्रोड्यूस न्यू वैरायटी का यही आपका ऑप्शन हो जाएगा 71 का, कि आप चावल का अगर गेहूँ का बीज बो रहे हैं, तो आपका चावल नहीं उग के आ जाएगा, गेहूँ ही आ जाएगा। ओवरक्राउडिंग, हाँ, ओवरक्राउडिंग हो जाती है, मतलब अति संकुलता ये हो जाती है। फिर अवॉइड कॉम्पिटिशन फॉर सनलाइट, हाँ ठीक है, ये बात भी ठीक है कि इससे क्या है, आप सनलाइट और मतलब एक ही जगह सीड्स नहीं आएँगे अगर आप सही से प्रॉपर से डिस्पर्स कर रहे हैं। और इन्वेड न्यू हैबिटेट, तो ये भी बात ठीक हो जाएगी कि नए हैबिटेट्स अच्छी तरीके से नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने के लिए, तो ये बात भी ठीक हो जाएगी। फिर हैबिटेट्स, फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर ये कौन-सा क्या है, एक्सेप्ट सीड डिस्पर्सल हेल्प करता है प्लांट्स को, आपसे पूछा है एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट हो जाएगा कि आपकी नई वैराइटीज़ क्या है, उत्पन्न नहीं हो जाएँगी। आपने जिस तरह का सीड बोया उसी तरह का सीड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी हमने बहुत बार करा था, 72 वाला, कि एक्स इज़ अ डिवाइस व्हिच इज़ यूज्ड टू सी अराउंड कॉर्नर्स एंड इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल व्हाई। तो वो कौन-सा हो सकता है? तो आप ना इसको डायरेक्टली आप ऐसे ही बिना ऑप्शन से भी जा सकते थे, जैसे कि रिफ्रैक्शन कैलेडोस्कोप में नहीं होता है, फिर टेलीस्कोप में रिफ्लेक्शन, ये सब टेलीस्कोप वगैरह तो हमने देखा ही है, पेरिस्कोप में डिस्पर्शन नहीं होता है और पेरिस्कोप में रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 73। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको मैच द फॉलोइंग में जो आपको एक तरफ से केमिकल नेम्स दिए हैं और एक तरफ से उसके डिफरेंट नेम्स दिए हैं, तो इसको क्या करना है, आपको मैच करना है किसमें, कॉलम ए कॉलम बी के केमिकल नेम से। जैसे स्लेट लाइम, आप कैसे कैसे चुनेंगे आप चीजों को, तो आपको किसका पता होगा, आपको लाइमस्टोन का पता होगा इजीली, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, फिर टेबल सॉल्ट का क्या हो जाता है, NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, तो मतलब आपका
2, बी वाला जो है वो 6 ऑप्शन है। तो बी 6 ऑप्शन होने की वजह से, तो बी आपका 6 है, मतलब इसको देख लेते हैं बी किसमें 6 है। बी आपको 6 एक तो इसमें दिख रहा है और एक आपको इसमें दिख रहा है, मतलब 3 और 1 तो वैसे ही गलत हो गए। फिर क्या देख, लाइमस्टोन सी का अगर मैं देखूं, कैल्शियम कार्बोनेट सी का अगर 3 देखूं तो सी का 3 मुझे किसमें देखने को मिल रहा है, सी का 3 मुझे दोनों में देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेती हूँ मैं। फिर आपकी बात आती है कि नेक्स्ट मैं देखती हूँ कि स्लेग लाइम, तो स्लेग लाइम का फॉर्मूला हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी यस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका ये ए का हो गया फोर्थ। तो ए का फोर्थ किस में मिल रहा है मुझे, ए का फोर्थ मुझे सिर्फ मिल रहा है 2 वाले में, तो इसके हिसाब से मेरा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ये थोड़ा सा नया सा क्वेश्चन है, क्योंकि पर ये नया क्वेश्चन ऐसे भी आप नहीं सोच सकते। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा प्रॉपर, तो इसमें ये आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक इलेक्ट्रिसिटी का जब चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें मैंने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराए थे आपको रेजिस्टेंस के, कि जो आपका रेजिस्टेंस इन पैरेलल और रेजिस्टेंस इन सीरीज किस तरह से आप निकालते हैं। तो आपको सिर्फ वही पूछा गया था इसमें, और उसका डिफरेंस पूछा गया था। तो आप, अगर आपने वो सेशन देखा होगा, मैंने पीपीटी पे पढ़ाया था, तो आप ये क्वेश्चन पे जरूर आ गए होंगे। देख लेते हैं। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, मतलब कि आपका रेजिस्टेंस जब सीरीज में होता है तो वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम होता है। और मिनिमम की बात होती है जब आपका रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में लगा हुआ है कुछ इस तरह से, तो ये क्या है आपका, एक तरह से ये मिनिमम हो जाता है। तो इसका एक फॉर्मूला भी डायरेक्ट आता है, तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, जब आपका मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालना है तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए आप लगाएंगे एन आर। एन क्या है, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, तो 3 बार बोला है और रेजिस्टेंस कितना दिया है, 1/3। तो इसके हिसाब से आपका मैक्सिमम रेजिस्टेंस आ जाएगा 1 ओम। ठीक है, और फिर बात कर लेते हैं मिनिमम रेजिस्टेंस की। तो मिनिमम रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा N/3 या R/N। तो इसको मैं क्या बोल दूंगी, 3 क्यों मैंने बोला, क्योंकि n नंबर ऑफ टाइम्स था। तो r क्या दिया हुआ है, 1/3 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 3। तो ये क्या हो जाएगा 1/9 ओम। अब आपको क्या पूछा है कि मैक्सिमम और मिनिमम में आपको डिफरेंस लेना है, तो मतलब आप 1 - 1/9 करेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा 8/9 ओम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर है। ठीक है, ये नया क्वेश्चन है क्योंकि आपने करा नहीं होगा, प्रीवियस क्वेश्चन में आए नहीं है ऐसे क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन के लिए। तो ये तो बहुत ही आसान है, कौन सी होती है आपकी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये आपका हो जाएगा डी और ई ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। ठीक है, ये तो हमने बहुत बार पढ़ा था। फिर बात कर लेते हैं 76 क्वेश्चन की, कि क्या बोल रहा है, असर्शन है द स्टार्स इन द नाइट स्काई अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जो स्टार्स होते हैं वो ईस्ट टू वेस्ट की डायरेक्शन में रात में उनकी दिशा होती है घूमने की, तो ये बात सही है। और इसका जो रीजन हो जाएगा कि द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो ये बात भी ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन दोनों ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, रात्रि में आकाश के तारे पूर्व से पश्चिम की ओर की गति करते हैं। और जस्ट अ सेकेंड, हाँ, फिर रात्रि आकाश में तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करती है। तो ये दोनों आपका तर्क और अभिकथन दोनों सत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला 77 क्वेश्चन है, ये भी हम कर चुके हैं जब मैंने आपको फूड एंड इट्स कंपोनेंट वाला चैप्टर पढ़ाया था। उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मैंने डिटेल में पढ़ाए थे, तो आपने देखा होगा जरूर। चलिए देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। आपको माइक्रो मतलब सूक्ष्म देखने हैं, जो कि आपको स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए होता है। तो आपको क्या हो जाएगा, तो खुद सोचिए, जिंक, आयरन, मैग्नीज, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्योंकि फास्फोरस, कैल्शियम, देखिए आप कैसे इसको निकाल सकते थे, कैल्शियम आपको ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है, तो गलत हो जाएगा। फिर आपकी बात आ जाती है इसमें पोटेशियम, पोटेशियम आपको थोड़ा ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। ठीक है, फिर आप खाना में अब NaCl सॉल्ट खाते हैं तो आपको क्लोरीन जाता है, तो क्लोरीन भी आपको ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। तो उसके हिसाब से आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर हो गया। आपने लॉजिकली भी सोचा तो भी आप इसके उत्तर तक पहुंच सकते थे। चलिए 78 क्वेश्चन देख लेते हैं। पूरे पूरे पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन मुझे 78 क्वेश्चन लगा, ऐसा लगा कि मतलब फालतू का क्वेश्चन पूछ लिया है, मतलब एक नंबर मुफ्त में सबको दे रहे हैं, और अच्छी बात है। क्या बोल रहे हैं, साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन, ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है तथा भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों से के विशिष्ट कंपन भाग होते हैं। एक्स की ध्वनि
तानित तारों द्वारा होती है, तो आप तार किस में तानते हैं? तो तार आप गिटार देख लेते हैं, हम तार से तार और गिटार दोनों में तानते हैं, तो ढोलक और एक तारा तो नहीं होगा, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं, वाई इज स्ट्रेच मेम्ब्रेन। वाई क्या है? स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, तो क्या ये हारमोनियम की मेम्ब्रेन होती है? तो नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपका थर्ड जेड जो है एक तरह से और एयर कॉलम से जाती है हवा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 79th। अ टीचर वाइल टीचिंग द चैप्टर बॉडी मूवमेंट्स। अब एक टीचर है, वो शरीर की गति के चैप्टर पढ़ा रही है क्लास 6 के स्टूडेंट को, और वो क्या और कुछ शोज द फॉलोइंग इमेजेस, और कुछ वो तस्वीरें दिखा रही है, जैसे सेलिंग ऑफ बोट, जल यात्रा करती नाव, तैरती मछली और एक उड़ता हवाई जहाज। तो उसने क्या किया? 3 इन चीजों की तस्वीर दिखाई। वह तत्पश्चात विद्यार्थियों को प्रतिबिंबों की आकृति एवं गति के प्रकार की प्रतिबिंबित करने के लिए कहती है। She then asked the student to reflect on the shape of the images and manner of the movement. Which of the following likely to be employed by student in answering? तो देखो इसमें क्या है, इसमें कोई इंडक्टिव रीजनिंग नहीं लग रही है, मेजरिंग नहीं लग रहा है। अब इसमें ऑब्जर्व तो बच्चे कर ही रहे हैं, पर क्लासिफाई कैसे कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन एक तरह से हो रहा है ना, कि सेल की बोट अलग है, फिर फिश स्विम कर रही है अलग ढंग से, फिर फ्लाई एरोप्लेन फ्लाई कर रहे हैं अलग तरीके से, है सबकी शेप में लगभग सिमिलैरिटी, पर क्या है, बच्चे एक वर्गीकृत भी कर रहे हैं इनको। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। क्या? ए और बी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, आपको क्या निम्नलिखित में सही कथन की पहचान करनी है? जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो ये आपकी ना एज सच स्टेटमेंट लिखी होती है, कि ऐसा नहीं लिया होता है कि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। हमेशा ऐसी स्टेटमेंट आपको देखने को मिलती है कि जनरली नॉन सामान्यतः अधातु जल में के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, सामान्यतः अधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, उसके हिसाब से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? दोनों, मतलब बोथ ए एंड बी आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखनी थी, तो बोथ ए एंड बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई आर थिक ब्लैक लिक्विड। एक्स एंड वाई गाढ़े काले द्रव्य हैं जिनका प्रयोग सड़कों को पक्का करने के लिए किया जाता है। ठीक है, एक्स पेट्रोलियम के एक्स इज डिराइव फ्रॉम पेट्रोलियम एंड वाई इज डिराइव फ्रॉम कोल। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली बी? आपसे क्या पूछा गया? देखिए, ये हमने क्वेश्चन किया था जब मैंने आपको केमिस्ट्री पढ़ाई थी, आपको लगभग 1 घंटे पूरी केमिस्ट्री रिवाइज कराई थी, तो ये मैंने कराया था आपको। उसमें एक्स एंड वाई आपको पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स देखने हैं, तो आपको क्या देना? वाई इज डिराइव फ्रॉम कोल। तो कोल से क्या डिराइव होगा? कोल से बिटुमेन, चारकोल तो नहीं होगा, बिटुमेन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका वैसे ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द टेस्ट दैट आइटम्स गिवन बिलो। आपको क्या करना है? देखिए, यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगी? यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन है, सिंबल ऑफ आयरन Fe है, ठीक है, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, यूनिट ऑफ वर्क आपकी जूल भी होती है और आपकी कैलोरी भी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद सिंबल ऑफ सिल्वर Ag हो गया, सिंबल ऑफ बैटरी ये हो गई। अब इसके हिसाब से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन दैट कैन बी गिवन टू जस्टिफाई दैट द आइटम इज पोअरली कंस्ट्रक्टेड। अब आपको क्या बताना है? देयर इज इनकंसिस्टेंस। देखिए, ये क्वेश्चन में ना अपवाद आएगा ही आएगा, क्योंकि ये हम लोग कुछ बताएंगे और आप कुछ आंसर में कुछ आएगा। इसमें तो मुझे पक्का डाउट है कि इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आएगा, मतलब कुछ हम लोग, मैं शायद कुछ बताने वाली हूँ और आंसर कुछ और आने वाला है। इसमें मुझे खुद को डाउट लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका देखिए, एक तो पहली बात है कि दो चीज का आपको वो यूनिट ऑफ जो वर्क है, ये इसमें जूल भी हो सकती है और आपकी इसमें कैलोरी भी हो सकती है। ठीक है, तो इसी में आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी कि देयर आर, for any entry in column A there are at most 2 possible entries in column B। तो आपके हिसाब से ऑप्शन नंबर, ये मेरे हिसाब से करेक्ट उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं आंसर की में क्या आता है। ठीक है, चलिए इसको मैं होल्ड पे रखती हूँ इसलिए। चलिए 83 क्वेश्चन कर लेते हैं। 83 क्वेश्चन क्या कर रहा है? ड्राइड रेजिन्स व्हेन लेफ्ट इन अ प्लेन वाटर फॉर सम टाइम स्वेल्स टू ऑस्मोसिस, ड्यू टू ऑस्मोसिस। आपको सही जो स्टेटमेंट है उसका चयन करना है कि सूखी हुई किशमिश जब जब कुछ समय के लिए सादे जल में छोड़ दिया जाता है, वह परासरण के कारण फूल जाती है। तर्क क्या है? कि पादप कोशिकाओं में आपको क्या हो जाएगा? प्लांट सेल्स हैव सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। तो ये दोनों एसर्शन और रीजनिंग सही है
क्यों? इसके हिसाब से आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि ऐसा होता है ऑस्मोसिस, आपकी जो किशमिश है उसमें ऑस्मोसिस की प्रक्रिया लगती है, और ऑस्मोसिस किसके थ्रू होता है? आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट उत्तर इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन आसान था। अगर किसी ने पहले थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी होगी तो इस क्वेश्चन को करा होगा, पर न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस मैं देख रही हूँ नए तरीके के आए हैं, बिल्कुल जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लगाए थे उसमें से न्यूमेरिकल्स नहीं आए हैं। इसलिए मैं बोल रही थी कि 24 से 25 नंबर तो आ ही जाने चाहिए, बाकी और चीजों को देखते हुए न्यूमेरिकल्स के 2-3 क्वेश्चंस और एक आध क्वेश्चन छोड़ के आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए, मेरा उतना अनुमान है। अब बॉडी हैज अ लीनियर मोमेंटम ऑफ पी। अब देख रहे हैं कि बॉडी के पास लीनियर मोमेंटम p है और मास m है, तो मोमेंटम का सबसे पहले फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका? तो मोमेंटम का फॉर्मूला होगा आपका mv, ठीक है, जिसको p से डिनोट किया जाता है। अब देख लेते हैं, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी हो जाती है हाफ mv स्क्वायर। इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें सिर्फ v आप क्या देख लेंगे, इस हाफ mv स्क्वायर हो जाती है, ठीक है, और इसको आप ऐसा ब्लॉक में रख देंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं, इसमें से आप v की वैल्यू निकालेंगे, v क्या हो जाएगा आपका? p अपॉन m हो जाएगा, ठीक। अब इस v की वैल्यू आपको इसमें पुट कर देनी है, बस इतना सा करना था। तो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आपको निकालना काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m, और v स्क्वायर की जगह v की जगह क्या लिख देंगे? p अपॉन m का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा हाफ m p स्क्वायर अपॉन में m स्क्वायर, ठीक है। m से m गया, मतलब अब क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी? हाफ p स्क्वायर अपॉन में m। तो आपका देख लीजिए किस में आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 85th क्वेश्चन। तो ये क्या कह रहा है 85th क्वेश्चन की, फर्टिलाइजर्स, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्टिलाइजर इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, तो ये तो गलत है, तो मैन्योर की बात हो रही है। फर्टिलाइजर्स आर रिचर इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, हाँ ये बात ठीक है। इसमें क्या होता है? यूरिया होता है, एनपीके होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, तो नहीं। लॉट ऑफ ह्यूमस होता है, नहीं। ये सब मैन्योर की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपको वापस से सही स्टेटमेंट का चयन करना है, और ये स्टेटमेंट है रेयन के बारे में, जो कि हमने 10 बार पढ़ा है। रेयन इज सिंथेटिक फाइबर, बात बिल्कुल ठीक है। रेयन इज मेड विदाउट, विदाउट जहां आ गया गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका नेचुरल रॉ मटेरियल से बनता है, जो कि आपका है वुड पल्प, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? S1 इज ट्रू एंड S2 इज फॉल्स, ये आपका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायरेबल विद रिस्पेक्ट टू कैरिंग आउट ऑफ क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रदर्शन का कार्यान्वित करने के संबंध में वांछित नहीं है? तो आपको क्या हो जाएगा? नहीं है की बात हो रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? फॉलो अप द डेमोन्स्ट्रेशन विद डिस्कशन, तो ये बात है भाई, ठीक है, तो ठीक हो जाएगा। फिर रिहर्स द डेमोन्स्ट्रेशन बिफोर कैरिंग आउट इन अ क्लास, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा कि आप कक्षा में कार्य कार्यान्वित करने से पूर्ण प्रदर्शक का अभ्यास करना, तो ये गलत हो जाएगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, मतलब आपने नॉट पूछा था तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा बहुत ज्यादा डार्क आया है, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, आपको सिर्फ आंसर से मतलब है, तो मतलब ये है, ये मैं सेट आपको पी करा रही हूँ, ठीक है, ये आपका सेट नंबर पी है। आप क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे तो आप समझ लेंगे अपने हिसाब से। सेट पी मैं सॉल्व करवा रही हूँ आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द स्टेटमेंट साइंस प्रमोट्स स्पेक्टिज्म, ठीक है, मतलब क्या बता रहा है कि कौन सा कथन आपको विज्ञान संदेहवाह को बढ़ावा देता है, इस बात को आपको व्याख्या करता है। तो मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन बता दे रही हूँ, क्योंकि वैसे ही इसमें क्लियर नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, मतलब क्या लिखा हुआ है तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो ऑप्शन साइंस जज एंड द वैलिडिटी ऑफ अ क्लेम बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव मेडिकल एविडेंस, ये आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसके हिसाब से। साइंटिस्ट, फिर से सुन लीजिए ऑप्शन कौन सा ठीक है इसका, कि स्पेक्टिज्म वाला क्वेश्चन जो है कि साइंटिस्ट जज द वैलिडिटी ऑफ अ क्लेम बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एम्पेरिकल एविडेंस, ये आपका ऑप्शन ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि इसमें दिख नहीं रहा है बहुत साफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रस्टिंग ऑफ आयरन आर ट्रू, आपको बताना है कौन सा रस्टिंग ऑफ आयरन एक तरह से केमिकल चेंज में ट्रू है। तो पहला है इट इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड ऑक्सीजन, तो ये बात तो ठीक है। इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर। फिर इट इज रिवर्सिबल, ये नहीं होती, इरिवर्सिबल होती है, तो ए बी सी ठीक हो जाएगा। इसके हिसाब से आपका ऑप्शन फर्स्ट, मतलब
आपका देखिए ए बी सी तीनों स्टेटमेंट ठीक है। अब दिख नहीं रहा है इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। जिस जिस वाले ऑप्शन में लिखा है ए वाला स्टेटमेंट, कोई भी जो लिखा है आपके में तो ऊपर नीचे होगा कि जिसमें आयरन और ऑक्सीजन की बात करिए तो वो स्टेटमेंट ठीक है आपका। जिसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करिए तो वो स्टेटमेंट ठीक है। फिर रूम टेम्परेचर पे होता है तो ये स्टेटमेंट ठीक है। तो इस हिसाब से आपकी 3 स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी, पर रिवर्सिबल जहां लिखा है वो आपकी गलत हो जाएगी। इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ एनिमल्स इन विच और शो द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये भी हमने पढ़ा था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ये आपका किस में देखने को मिलता है? ये आपका देखने को मिलता है फ्रॉग, फिश और स्टार फिश में। ये हम पढ़ चुके हैं। तो आपका फ्रॉग, फिश और स्टार फिश में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। अब आपका काम क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। बाकी पेपर्स भी अगर आप चाहते हैं कि मैं सॉल्व करवाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, तो मैं वो भी आपके सॉल्व करवा दूंगी। चलिए, थैंक यू।